नमस्कार, गांव घर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तुलिका। दर्शकों, गांव घर के हर अंक में हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक कोई ना कोई एक अच्छी जानकारी दें जो हमारे और आपके दोनों के लिए लाभदायक हो। और इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के विकास के बारे में, उनके समग्र विकास के बारे में, और उस पर और भी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये स्टोरी। शिक्षा विकास की कुंजी है और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के तमाम प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जिनमें SDG 4 यानी शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से एक को हासिल करना भी है। इसके तहत समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत साल 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। साथ ही इसमें केंद्र और राज्यों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5 आधारभूत संरचना है। इसमें अभिगम, न्याय संगत, गुणवत्ता, वहन करने लायक और जवाबदेही की बात की गई है। इस नीति के तहत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा देने की बात है। इसमें स्कूली शिक्षा के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना को स्कूली शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने और सामाजिक भावनात्मक विकास को उम्र के आधार पर बांटा गया है। इसमें पुरानी शिक्षा नीति की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था की जगह 3 से 18 साल के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण के आधार पर अलग अलग वर्गों में शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहला मूलभूत चरण है जो 3 साल से लेकर 8 साल के बीच का है। इसके बाद का चरण है प्राथमिक चरण है जो 3 साल का है और इसकी उम्र सीमा 8 से 11 साल तक की है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास के बारे में, और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल PK सिंह जी। और आइए ज़्यादा जानकारी उन्हीं से लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि पीएम श्री योजना के तहत इस स्कूल के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं दूरदर्शन केंद्र पटना का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको जन जन तक पहुँचाने का काम ये अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया है। और ये एक बहुत ही अच्छा काम है। हमने भी मीडिया के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से इस कार्यक्रम की सूचना और इसके लाभ को बताने का प्रयास किया है। PTM मीटिंग में भी किया है। तो ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है। और ऐसे बताया जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में 1947 से अभी तक जितनी स्कीम लागू की गई है उसमें सबसे शाइनिंग प्रोजेक्ट है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इसका पूरा नाम है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से है। इसी से आपको पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण योजना है शिक्षा के क्षेत्र में। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। PM श्री स्कूल का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल को हर क्षेत्र में, हर एक्टिविटीज़ में आगे और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, जिसमें गुणवत्ता सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसी को लेके ये PM श्री स्कीम है जो भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। और ये 100% जो इसका ग्रांट है, स्कूल ग्रांट, वो भारत सरकार बियर करती है। अभी कितने स्टेट गवर्नमेंट में ये जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और शुरू में उन लोगों को नहीं मालूम था, अभी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और उन लोगों की डिमांड भी भारत सरकार के पास, शिक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा है
कि केंद्र सरकार का जो ये स्कीम है राज्य सरकार के स्कूलों पे भी लागू किया जाएगा। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने भी 9000 से अधिक स्कूलों को चयनित किया है, जो उसका क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत, ताकि इसका चयन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पीएम श्री की स्कूल के अंतर्गत किया जा सके। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पीएम श्री योजना के तहत स्कूल बनाई गई और राइजिंग स्टूडेंट लोगों के लिए ही किया गया है, तो ये बाकी स्कूलों से कितना अलग है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि अगर बच्चे पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में एडमिशन लें तो क्यों लें, उसकी वजह क्या है, उनको क्या क्या प्रेफरेंस मिलने वाले हैं उनके भविष्य के लिए? भारत सरकार ने 2022 में 1 अक्टूबर से इसको शुरू किया था, तभी से टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम संपन्न हो चुका है। इसको किस तरीके से विद्यालय में कार्यान्वित किया जाएगा, इसके लिए सरकार का जो योजना है टीचर ट्रेनिंग पे, उसके जो फंड है, बजट एलोकेशन है, उसका काम संपन्न हो चुका है और स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी स्कूलों से अगर कंपेयर करेंगे, राज्य सरकार के अन्य स्कूल जो दूसरे दूर दराज के एरिया में चल रहे हैं, उनसे तुलना करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की उसमें बहुत कमी होती है, टीचर का भी कमी होता है, गेम कोच, स्पोर्ट्स की कमी होती है, ग्राउंड नहीं है या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, स्पोर्ट्स किट वगैरह नहीं होते हैं, या बच्चों के जैसे प्ले स्कूल से संबंधित कोई व्यवस्था सरकारी स्कूल में नहीं रहता था। तो इन सब समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें किसी भी तरीके से ऐसे नहीं सोचना चाहिए या सोचना है कि हम ये बच्चों को ज़्यादा होमवर्क दे के अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम बैगलेस डे भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पीएम श्री योजना के तहत। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है भारत सरकार की, उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड किया जाए और ख़ास करके प्राइमरी सेक्शन के जो छात्र हैं उनको कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड किया जाए और पेरेंट्स का उसमें किसी प्रकार का दबाव उनके ऊपर नहीं रहे कि वो होमवर्क उनको कराना है, देखना है, मॉनिटर करना है। बच्चे को स्कूल जाने के समय ही जो भी चीज़ क्लास में कराया जाता है उनको पूरी तरीके से समझ आ जाए। समझ आधारित ये शिक्षा प्रणाली को डेवलप करने का ये प्रयास किया जा रहा है। उनका असेसमेंट भी एक अलग तरीके से 360 डिग्री मूल्यांकन करके उनका एक असेसमेंट है, उनका एक अलग रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा है पीएम श्री स्कूल के तहत। और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्कूल में होते जा रहे हैं। फंड एलोकेशन भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट स्कूल को प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत मूलचूल परिवर्तन आया है। बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद यहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है या उनको जैसा चाहिए वैसी चीज़ें नहीं मिल रही उनके बच्चों को, तो वो प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उन्हें ये कैसे पता चले कि पीएम श्री योजना के तहत एडमिशन कराने का प्रक्रिया क्या है और इसमें पढ़ाई कैसी होती है और किस तरीके से उनके बच्चों के भविष्य के लिए यह उत्तम है? दूरदर्शन केंद्र पटना के माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोगों के मन में जो ये भ्रांति है उसको दूर किया जाए। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट पब्लिश किया जाता है तो आप देखेंगे कि ऑल इंडिया लेवल पे जो रिज़ल्ट है उसमें सभी रिज़ल्ट सबसे ऊपर या तो केंद्रीय विद्यालय रहता है या नवोदय विद्यालय रहता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल रहते हैं और लास्ट में प्राइवेट स्कूल रहते हैं। ऐसे ही यदि यूपीएससी का रिजल्ट पब्लिश होता है या बीपीएससी का रिजल्ट या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट, नीट का रिजल्ट या ऐसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश होता है तो आप देखेंगे कि जो कम्पिटेंसी रेट है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे हैं, नवोदय विद्यालय के, केंद्रीय विद्यालय के हैं, उनका जो कम्पिटेंसी रेट है वो प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा होता है। तो पेरेंट्स का एक ये भी आकांक्षा होता है कि पढ़ने के बाद उनके बच्चे रोज़गार से जुड़ें, तो उनके मन में जो ये डाउट रहता है वो उन रिज़ल्ट का आकलन करेंगे, जिस हिसाब से वो बच्चों पे खर्च करते हैं प्राइवेट स्कूल में वो भी कंपेयर करेंगे। इसमें ये बहुत ही कम रहता है। फ़ी हम चार्ज करते हैं, फ़ी का कंसेप्ट अगर वो जान लेंगे, ये कॉस्ट नहीं है, नहीं प्राइस है, बहुत ही मिनिमम रेट चार्ज किया जाता है और बेस्ट ऑफ बेस्ट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड किया जाता है। पीएम श्री के अंतर्गत भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारे स्कूल चयनित होने वाले हैं। तो उनकी जो गुणवत्ता का आकलन करेंगे और जो बच्चे सफलता को हासिल करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल से ये जो टारगेट है वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे से अचीव कर रहे हैं। कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में आज के समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो सर आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को बताया कि पीएम श्री योजना के तहत जितने भी स्कूल हैं उसमें बच्चों के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए कितनी तरह की योजनाएं बनाई गई हैं और वो कैसे लागू होती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, ये तो थी जो हमें पीके सिंह जी बता रहे थे वो सारी बातें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें भी जानना चाहिए, जो हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं। और वो क्या है, आइए देखते हैं उन्हें जानने के लिए घरेलू नुस्खे। सौंफ बहुत अच्छे हेल्दी कल्चर के तौर पे हम लोग घर आए मेहमान को सबसे पहले ऑफ़र करते हैं, लेकिन अलग अलग व्यंजन में खाना जो हम बनाते हैं उसका इसका वाइडली यूज़ हो रहा है सौंफ का। और आप देखें कि चाहे वो जिस तरह की भी हम लोग सालन बना रहे हैं उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो सौंफ का इस्तेमाल हम लोग माउथ फ्रेशनर के तौर पे करते हैं। जो ओरल कैविटी की जो इन्फेक्शंस होते हैं, दांत का हो, मसूड़े का हो, या आपके टंग के बेस में हो, या गले की खराश हो, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। साथ ही सौंफ के इस्तेमाल से जो आई डिजीज़ होती हैं और लॉन्ग रेंज में उसको ये काउंटर करता है। इसलिए आप यूनानी मेडिसिन में इसके सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के साथ साथ इसका पानी जो वो अर्क निकालते हैं, अर्क के सौंफ, वो भी इस्तेमाल होता है। और पेट के साथ ये इसके साथ एक एक्टिविटी है कि ये सेक्रीशंस को बढ़ा देता है, बहुत बढ़िया है। हॉट टेम्परामेंट का इस वजह से ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की सिक्रीशंस है उसको बढ़ाने के साथ साथ ये पाचन शक्ति को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अक्सर इसका कम्बिनेशन हम लोग अगर खाने में इस्तेमाल ना करें तो ऐसे इसको बना के हम लोग रख लेते हैं, जैसे मिश्री हो, ये हो, सौंठ हो, और साथ साथ आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत इलायची इसके साथ इसका प्रिपरेशन बना के हम सॉलिड फॉर्म में अगर रख लें थोड़े बड़े बड़े दाने के तौर पे, तो लोग इसको अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं। जिंजिवाइटिस एक कंडीशन होती है, दांत में जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाता है, मसूड़े में बदबू आने लगता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और कम्बिनेशन के तौर पे ये एक इसका बढ़िया काम है कि ये एंटी ओबेसिटी इसकी प्रूवन एक्टिविटी है। ये आंतों से और पूरे बदन से जो आपको फ़ैट की क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करता है बॉडी से, और इसलिए इसको ओबेसिटी में इस्तेमाल करते हैं। ओबेसिटी में यूज़ होने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर की प्रॉब्लम होती है, दूसरी प्रॉब्लम है, वो भी दूर करते हैं। हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है। लगभग हर कोई अपने किचन में इसको यूज़ करता है, और ये लहसुना का इस्तेमाल आप देखिएगा कि बहुत तेज़ी से मेडिसिन के पर्पस से भी बढ़ा है। बहुत सारी कंपनीज़ है यूनानी और आयुर्वेदा की जो सीधे कैप्सूल्स बना रही है लहसुना की। ये लहसुन पेट के बीमारियों के साथ साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में, चूँकि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ और ख़ास के लिपिड को तोड़ने की वजह से, जो लिपिड ज़्यादा फैट बॉडी में हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उस पर इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। तो साथ में जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो रेजिस्टेंट पैदा हो रहा है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से, तो उसको ये कम करता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में इसका इस्तेमाल है। दूसरे और भी वजह है कि ये खास के ओबेसिटी के पेशेंट्स को अच्छा इस्तेमाल है। जॉइंट्स पेन में इसका बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग जनरली एज ए होल इसका जो पूरा उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेफर करेंगे कि डायरेक्ट मार्केट से लाने के बाद इसको अच्छे से धुल ज़रूर लें, कि अब जो चूँकि डिफरेंट तरह के खाद और चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनके ग्रो होने में, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इसलिए बहुत सारे डस्ट और दूसरी चीज़ें इस पे आके चिपक जाती हैं। तो प्रॉपर जब तक इसको धुल ना लें इसका इस्तेमाल ना करें। जनरली आप देखेंगे कि इसका यूज़ ऐसे भी छोटा छोटा इसका लहसुन का आप देखेंगे अचार के तौर पे या मैश करके लोग इसको रख लेते हैं। सिंपली इसको डिप करके ऑयल में रखते हैं, सिंगल यूज़ करते हैं लोग इसको, और ख़ास के कच्चा इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है। थोड़ी सी बू आती है जिसकी वजह से लोग कम प्रेफर करते हैं। तो साथ में जो मैंने कहा कि माउथ फ्रेशनर्स के तौर पे लास्ट में जब इसका इस्तेमाल करें तो आप जो है वो सौंफ और इलायची और इस तरह की चीज़ें ज़रूर कर लें। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हार्ट की खास की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा आपको आजकल तेज़ी से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इन सारे हर्ब्स के जो हम लोग किचन में खान पान में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा अलग सेंस से, ओरिएंटेशन से अगर हम देखें तो जनरली जो फीवर वगैरह हो रहा रहता है, जो रिकरेंट फीवर बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को हो रहा है, तो उसमें तुलसी हो गया आपको, उसमें आपको गिलोय हो गया, इनके पत्तों को लेके लीफ के तौर पे जिंजर टी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि बार बार आप जो जल्दी जल्दी से केमिकल बेस्ड काउंटर से दवा खरीद के लाते हैं, जिसका रेजिस्टेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2050 तक कहा जाता है कि हर 3 सेकंड में जो एक मौत होगी वो ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से होगी। भारत में, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल ड्रग्स का रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है। जो मेन स्ट्रीम ड्रग है उसका रेजिस्टेंट शुरू हो गया है। क्यों? उसका गलत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उनका लोड, और फिर उसके यूज़ से, उसके इस्तेमाल से लिवर किडनी अलग डैमेज हो रहा है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को, जो आप घरेलू जो ये प्लांट्स और ये मसाले इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पे, इसका प्रॉपर यूज़ अगर आप मेडिसिनल पर्पस से करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंप्लेंट्स हैं जिसको दूर कर सकते हैं। दर्शकों, ये तो थे घरेलू नुस्खे, लेकिन जैसे समाज में आज के समय भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा योग कि हम अपने दिल दिमाग को शांत कर सकें और तंदुरुस्त भी रह सकें। तो उसके लिए आइए देखते हैं योगासन आपके लिए। योगा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आज के जीवन में। ये आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में योग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए कुछ आसन मैं आपको आज बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल रख सकते हैं अपने शरीर को, और मेंटल रिलैक्सेशन हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा रख सकते हैं अपने घर में रहकर। दंड्यामना विपकटपदा पश्चिमोत्तानासन। चलिए तो इस आसन की प्रक्रिया को जानते हैं। अपने दोनों पैर को बीच में गैप रखेंगे, दोनों पैर को वाइड ले जाएंगे, दोनों पैर के बीच में गैप। ध्यान देंगे अपने पैर के अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखेंगे सामने की ओर, एकदम सामने की ओर। लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पर ऊपर उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करेंगे। नीचे जाते वक्त अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ध्यान देंगे सांस छोड़ते हुए सामने देखते हुए एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए डाउन। अपने दोनों एंकल को पकड़ेंगे पहले, फिर कोशिश करेंगे 5 से 10 सेकंड पहले इस आसन में होल्ड करने के बाद कोशिश करेंगे कि अपने एल्बो यानी केहूनी को घुटने में सटाने की कोशिश करेंगे और अपने पूरे बॉडी को नीचे की ओर पुश करेंगे। इस आसन में सबसे ज्यादा जरूरी बात का आपको ख्याल रखना है कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपका घुटना हल्का सा भी बेंड ना हो, क्योंकि ये आपके हैमस्ट्रिंग के लिए ही है। जिन्हें भी साइटिका का प्रॉब्लम होता है वो ये आसन करेंगे, उनको बहुत हद तक रिलीफ महसूस होगा, बहुत हद तक इस आसन में साइटिका से आसानी होगा करने में। धीरे धीरे ये आपके कमर को भी फ्री करता है। हिप जॉइंट्स जिनका लॉक रहता है, बहुत ज्यादा कमर कड़ा होता है, उसको भी फ्री करता है ये। इस आसन को इनिशियल स्टेज पर आप 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे, घुटने को सीधा रखते हुए। फिर वापस आ जाएंगे लंबी सांस लेते हुए, हाथों को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को डाउन एंड रिलैक्स करेंगे। जिनको भी साइटिका का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको भी नस चढ़ जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि पैर में झुनझुन्नी आ जाना, वो बेसिकली हमारे नस के दबने की वजह से होती है। तो दंड्यामना विपकटपदा पश्चिमोत्तानासन करने से आपका पूरा हैमस्ट्रिंग, पैर के पीछे जितना भी नस होता है उसको ये खोलता है, स्ट्रेच करता है। आपके नसों में, बॉडी में, पैर में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से जाता है, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जो आपके पैरों की हैं वो ठीक होती हैं। अभी आपने देखा योगासन आपके लिए, और आइए अब सुनते हैं थोड़ी सी मिट्टी की खुशबू भरी लोकगीत। अरे लाली लाली डोलिया रे लेके ओए लन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। अरे जान, अरे जान करबई में कौन बहनवा रे जान, जान करबई में कौन बहनवा रे जान, जान करबई में कौन बहनवा रे जान।
गगनावा छूटल भवनवा रे जान जान सीखली नारे कहू रहनावा रे जान सीखली नारे कहू रहनावा रे जान। चरनावा मान कहनवा रे जान पैया पड़ी ले तोरे धर के चरनावा मान कहनवा रे जान जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान। दर्शकों, जैसा कि हर बार हम आपसे कहते हैं कि आप हमसे जुड़े हैं और हम आपसे जुड़े हैं, तो हम आप तक कई जानकारियों को पहुंचाते हैं और हमेशा पहुंचाते रहेंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।